नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली घाटनेकर महाराष्ट्र के पुणे में आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। आज हम सभी लोग कोविड-19 जैसे बहुत ही खतरनाक आपत्ति का सामना कर रहे हैं। उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के नाते मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसका हल ढूंढने से पहले हमें ये पता करना होगा कि क्या आयुर्वेद में इस तरह के बीमारियों के बारे में कुछ लिखा है या नहीं। जब आयुर्वेद लिखा गया था, क्या उस समय में इस तरह की बीमारियां नहीं थी? क्या वायरल इन्फेक्शंस नहीं थे? जी बिल्कुल थे, लेकिन किसी अलग नाम से थे। ये बैक्टीरियाज, वायरसेस, वायरल इन्फेक्शंस, ये टर्मिनोलॉजीज अभी हमने दी हुई है, लेकिन उस ज़माने में इसके नाम कुछ अलग थे। आयुर्वेद की यह विशेषता है कि आयुर्वेद में व्याधि को नाम से नहीं, लक्षणों से पहचाना जाता है। तो जब कोविड-19 और आयुर्वेद का स्टडी करने का हमने ठान लिया और ये प्रयास शुरू किया, तो हमने इसी पे गौर करते हुए कोविड-19 के लक्षण आयुर्वेद के किस पार्ट से या किस अध्याय से मिलते हैं, ये ढूंढने की कोशिश की। और ये ढूंढते वक्त कुछ दिलचस्प बातें हमारे सामने आई, जो मैं अभी आपके सामने पेश कर रही हूँ। आयुर्वेद के कई ग्रंथों में विष और विष चिकित्सा के बारे में लिखा हुआ है। तो ये विष और कोविड-19 में हमें बहुत सी सिमिलैरिटी मिली, जो मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो चलो देखते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 विथ आयुर्वेदा। कैन वी कोरिलेट कोविड-19 एंड आयुर्वेदा? चलो देखते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन कोविड-19 एंड विष एक्सप्लेन्ड इन आयुर्वेदा। जो विष की व्युत्पत्ति यहाँ पे बताई है, उसका अर्थ होता है फैलना या व्याप्त होना। तो कोरोना वायरस भी शरीर में शीघ्रता से फैल ही रहा है। और विष की निरुक्ति जो आई है, उसका अर्थ है जो संपूर्ण विश्व में विषादता उत्पन्न करता है, उसी को विष कहते हैं। तो कोरोना वायरस भी शरीर में तो शीघ्रता से फैलता ही है, लेकिन वो समस्त विश्व में भी फैल चुका है और उसके कारण विषादता उत्पन्न हुई है। पॉइजन की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी आती है, एनी सब्सटेंस दैट कैन कॉज सीवियर ऑर्गन डैमेज और डेथ इफ इंजेस्टेड, ब्रीथ इन और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी और एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। तो कोविड-19 भी श्वास के द्वारा शरीर के अंदर जा रहा है, तो पॉइजन की डेफिनेशन और कोविड-19 का स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन भी सिमिलर हो चुका। और जो विष का परिणाम वाग्भट में बताया है, तो वहाँ पे लिखा है कि विष सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है। यहाँ रक्त का अर्थ खाली ब्लड ऐसे हम नहीं ले सकते। यहाँ पे रक्त मतलब रक्त से बने हर ऑर्गन का भी हमें विचार करना होगा। तो जो लंग्स है वो भी रक्त से बने हुए हैं। तो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ भी सर्वप्रथम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक होता है और उसके बाद लंग हैम्पर हो जाते हैं। तो विष का परिणाम और कोविड-19 का परिणाम भी सिमिलर ही है। और विष जो है वो रक्त का क्षरण करता है, मतलब रक्त की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और उसके कारण बाद में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कोविड-19 में भी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, लंग का काम करना कम हो जाता है और अल्टीमेटली व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो अब ये तो साबित हो चुका कि कोविड-19 और विष को हम कंपेयर कर सकते हैं। कोविड-19 और विष बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही मेल खाते हैं। तो अभी देखेंगे कि विष के जो प्रकार आयुर्वेद में बताए हैं वो क्या है। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोविड-19 का ओरिजिन क्या है। तो कोविड-19 के ओरिजिन के बारे में कई सारी बातें हमारे सामने आई हैं। कई लोग बताते हैं कि ये बैट के कारण फैला है, कई लोग बताते हैं स्नेक के कारण फैला है, कई लोग मानते हैं कि ये लेबोरेटरी मेड पॉइजन है। तो देखते हैं आयुर्वेद में क्या इस प्रकार के किस चीज़ का वर्णन है। तो आयुर्वेद में विष के भी दो प्रकार किए हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक में आता है स्थावर और जंगम और कृत्रिम में आता है गरविष। तो ये स्थावर और जंगम है क्या भाई? चलो देखते हैं। तो स्थावर विष जो है
वो वृक्ष लता वेली से बनने वाला है, मतलब पॉइजन फ्रॉम प्लांट किंगडम। और जो जंगम विष है वो सांप, कीड़े, सूक्ष्म जीव आदि सविष प्राणियों से बनने वाला है, मतलब पॉइजन फ्रॉम एनिमल किंगडम, मतलब जो बैट और स्नेक के कारण फैला हुआ कोविड-19 है, करेक्ट। और कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित है, प्रयोगशाला में बनता है, मतलब लैबोरेटरी मेड पॉइजन। तो ये भी कोविड-19 के बारे में कहा जा रहा है। तो हम लोग कोविड-19 को या तो जंगम विष मान सकते हैं या तो कृत्रिम विष मान सकते हैं, उसके ओरिजिन को ध्यान में रखते हुए। और आचार्य सुश्रुत के वर्णनानुसार जितने भी सविष प्राणी हैं उनके विषों का समावेश जंगम विषों में ही होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव आती है और कोविड-19 को अगर हम विष मानते हैं, जंगम विष मानते हैं, तो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट भी जंगम विष ही होगा। मतलब कोविड-19 या तो जंगम है या तो कृत्रिम है। जंगम क्यों? क्योंकि ऐसे मानते हैं कि ये बैट से फैला हुआ है और स्नेक से फैला हुआ है, और कोई मानते हैं कि ये लैबोरेटरी से फैला हुआ, लैबोरेटरी मेड है, मतलब ये कृत्रिम है। तो ये विवाद में हमें नहीं फंसना है कि ये लैबोरेटरी में बना है या बैट से फैला है या स्नेक से फैला है या ये जंगम है या कृत्रिम है, गरविष है, क्योंकि है तो ये विष ही, और विष की चिकित्सा ही हमें यहाँ करनी है। तो ये किस तरीके का विष है, ये विवाद हमें यहाँ पे नहीं करना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि जंगम विष के स्थान आयुर्वेद में क्या बताए हैं। तो जंगम विष के 16 स्थान आयुर्वेद में बताए हैं। उसमें से है शव, पुरुष, संदंश। शव मतलब डेड बॉडी, पुरुष मतलब फीकल मैटर, एंड संदंश मतलब बाइट्स। और आगे आता है निश्वास, मतलब ड्रॉपलेट, स्नीजिंग एंड कफिंग। तो कोविड-19 का स्प्रेड भी तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ही होता है। मतलब जंगम विष का जो स्थान निश्वास बताया गया है वो ही कोविड-19 का भी स्प्रेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। आयुर्वेद में आगे जाके दिव्य सर्प के बारे में लिखा है। वहाँ श्लोक आता है दृष्टि निश्वास दिव्य सर्पः। मतलब जो सुश्रुत में बताया गया है कि दिव्य सर्प जो है वो सूक्ष्म है और असंख्य है, मतलब वो माइक्रोस्कोपिक है एंड न्यूमरस है। तो इस श्लोक का अर्थ हम सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे वायरसेस आएंगी, बैक्टीरियाज आएंगी और कोविड-19 भी आ सकता है। तो आगे जाके कृत्रिम विष मतलब जो गरविष है उसके बारे में भी बताया गया है कि ये प्राणीजनों के अंग, मल, विरुद्ध औषधि, भस्म, अल्पवीर्य विष योगों से मिलता है। मतलब कोविड-19 के ओरिजिन का जो एक मानना है वो भी यहाँ पे सिमिलर आता है। और जो गरविष के लक्षण बताए हैं वो कोविड-19 के लक्षणों से काफ़ी मेल खाते हैं, जैसे कि कफ मतलब कास, कोल्ड फीवर मतलब ज्वर, ब्रेथलेसनेस मतलब श्वास, और अल्टीमेटली डेथ। इस श्लोक में नाश ऐसे उसका उल्लेख आया है। तो ये लक्षण और कोविड-19 के लक्षण भी सिमिलर है। तो फिर हमने ये सोचा कि अब हम यहाँ पे कोविड-19 की चिकित्सा के बारे में सोचते हैं, मतलब विष चिकित्सा के बारे में सोचते हैं। ऊपर जो हमने सब स्लाइड्स बताई हैं वहाँ से ये तो साबित हो चुका कि कोविड-19 ये विष ही है। आयुर्वेद में जो विष बताया गया है उसके जो लक्षण बताए गए हैं, उसके जो प्रकार बताए गए हैं वो कोविड-19 से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो चलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम सोचते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में हम 2 पार्ट करेंगे, जिसमें से एक होगा प्रिवेंटिव और दूसरा होगा क्यूरेटिव। तो इस इन्फेक्शन को हमें रोकने के लिए प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसके प्रिवेंशन के बारे में सोचते हुए हमें ये ध्यान में रखना है कि कोविड-19 का फैलाव कैसे हो रहा है। तो कोविड-19 का फैलाव जो है वो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के कारण होता है या फिर किसी इन्फेक्टेड सरफेस को टच करने से हो रहा है। तो यहाँ पे इन्फेक्टेड सरफेस को टच करने के बाद जो हैंड सैनिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है वो तो हम सब सीख चुके हैं, उसके बारे में हमें सभी को पता है। लेकिन जब इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स वातावरण में छोड़े जाते हैं
तो उसके कारण वायु दूषित ही होता है। ये ड्रॉपलेट्स कई सरफेस पे 8 से 12 घंटे तक रहता है, कई सरफेसेस पर तो ये 3 दिन तक भी रहता है। तो अगर इससे छुटकारा पाना है तो हमें वायु जो दूषित हो रहा है इसके कारण उसकी चिकित्सा करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहला तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो होगा वो एयर प्यूरिफिकेशन होगा। उसके बाद में जो आएगा वो प्राणायाम होगा, क्योंकि प्राणायाम से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ताकत मिलती है। उसके बाद नस्य आएगा, मतलब मेडिकेटेड ऑयल जो है वो आपको नाक में छोड़ना है, जिसके कारण आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ताकत और बल मिलेगा। उसके बाद मुद्रा आती है, यहाँ पे शंख मुद्रा बहुत लाभदायक हो सकती है। और उसके बाद आता है इम्यूनिटी बूस्टिंग सप्लीमेंट्स और मेडिसिन, मतलब रसायन चिकित्सा। तो हमने यहाँ पे एक मेडिसिन बनाई है जो हमने कई सारे पेशेंट्स में आजमाई है, और यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको भी ये दवाइयाँ हमने दी है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो ये इम्यूनिटी बूस्टिंग मतलब प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में हो गया। तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में जो दूषित वायु का लक्षण आता है, दूषित वायु को प्यूरिफाई करने के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी क्या सिमिलैरिटी है। तो दूषित वायु के लक्षण में बताया गया है कि कास, प्रतिशाय, शिरोरुजा च भवन्ति तीव्रा नयन अमयाश्च। तो यहाँ पे शिरोरुजा मतलब हेडेक, रेडनेस ऑफ आइज मतलब नयनमया, कफ मतलब कास। ये जो सिम्टम्स है ये भी कोविड-19 के सिम्टम्स है, तो दूषित वायु की चिकित्सा करना भी ज़रूरी है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में सोचते वक्त हमने आयुर्वेद के धूपन चिकित्सा का आधार लिया। तो ये जो धूपन चिकित्सा है, तो इसके बारे में हम लोग जब सोच रहे थे तब अभी अष्टांग संग्रह, सुश्रुता जैसे कई ग्रंथों का आधार लिया, और आयुर्मनोबध रिसर्च पेपर बुक में भी इसका विश्लेषण आया है, इसका रिसर्च आया है। तो देखते हैं कौन से मेडिसिन हम धूपन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है गुग्गुल, अगरू। अगरू में अल्कोहल 48% होता है, और हमें ये पता है कि बैक्टीरियाज और वायरसेस को फाइट करने में अल्कोहल कितना महत्वपूर्ण रोल बनाता है। तो ये भी साबित हो चुका है कि अगरू अस्थमा में यूज़फुल है, ये कफ का नाश करता है, कृमि का नाश करता है। यहाँ पे एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि आयुर्वेद में कृमि मतलब सभी जीवों को भी कृमीय संकल्पना दी हुई है। उसके बाद आता है सर्जरस। सर्जरस का कंपोनेंट है ओलिक एसिड, जो हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये एंटीवायरल है और ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में यूज़फुल है। उसके बाद आता है वचा। वचा के 2 कंपोनेंट है, कैफीन एंड यूजेनॉल। इसमें से जो कैफीन है ये एंटीवायरल है, और यूजेनॉल जो है वो डेंटिस्ट में काफ़ी मात्रा में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक है। उसके बाद आता है सरशप मतलब राई, जो एंटीवायरल है और उसकी एंटीवायरल एक्टिविटी H1N1 के अगेंस्ट प्रूव हो चुकी है। लवण मतलब सभी प्रकार के नमक आते हैं, काला नमक, सेंधा नमक, आप सभी प्रकार के लवण नमक यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है नींब पत्र। तो यहाँ पे नींब पत्र का कंपोनेंट जो आता है वो है टैनिन, जो एंटीवायरल है, इसकी रिसर्च आप देख सकते हो। उसके बाद आता है हल्दी, तमालपत्र, लौंग, काली मिर्च और गोघृत। तो इन सभी द्रव्यों को, सभी मेडिसिन्स को यूज़ करके आप धूपन चिकित्सा कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक और सुझाव करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ मंदिरों में होम हवन की सामग्री उपलब्ध होती है, तो जो भी बड़े मंदिर हैं वहाँ पे हम अगर सुबह शाम ये धूपन चिकित्सा इनका होम करवा सकते हैं तो काफ़ी तौर पे हमें वायु के प्रदूषण से या दूषित वायु के रोकने में मदद मिल सकेगी। और एक मेरा सुझाव है कि हम लोग होली करते हैं, जब ऋतु संधिकाल होता है तब हम होली करते हैं, तो अगर इन द्रव्यों का आधार लेके हमने फिर से होली की तो शायद दूषित वायु की ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे, और अगर नहीं तो हर घर में इन द्रव्यों का धूपन हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो चलो अभी देखते हैं इसकी क्यूरेटिव ट्रीटमेंट क्या है। तो हमने तो ये साबित कर दिया कि कोविड-19 और विष जो आयुर्वेद में बताया है उनके लक्षण सिमिलर है। तो चलो विष की चिकित्सा क्या बताई गई है ये देखते हैं।
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि काली तुलसी और अंकल की जड़ के क्वाथ को 3 रात तक पीने से सामान्य कृत्रिम विष का प्रभाव नष्ट होता है। सामान्य मतलब नेचुरल विष और कृत्रिम मतलब जो लेबोरेटरी मेड है। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने कई रेफरेंसेस दिए हुए हैं, गरुड़ पुराण से है, अग्नि पुराण से है, वाग्भट से है, और कुछ नाम हैं जो मेडिसिन अवेलेबल भी हो सकती है, रेडीली अवेलेबल हो सकती है। तो उसमें से है कल्याणघृत, ताक्षादी अगत, महाअगत। तो इनका यूज़ करके हम कोविड-19 के पेशेंट में इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो जो आयुर्वेद में गरम विष हो या जंगम विष हो उसकी चिकित्सा बताई है, तो उन चिकित्सा में से कई ऐसे द्रव्यों का चुनाव, कुछ मेडिसिन्स का चुनाव हमने किया जो मेडिसिन्स कोविड-19 के लक्षणों को रोकने में हमारी सहायता कर सके। तो ऐसे कौन सी वनस्पतियां हैं, कौन सी मेडिसिन्स है, इस पे हम एक बार गौर करते हैं। तो उसमें सर्वप्रथम आता है यष्टि मधु। तो इसका जो रूट एक्सट्रैक्ट है वो HIV, RSV, हर्पीस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में इफ़ेक्टिव पाया गया है। उसके बाद आता है अश्वगंधा। तो अश्वगंधा के जो कंपाउंड्स है उनका एंटीवायरल इफेक्ट हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट प्रूव हो चुका है, और हमें ये पता है कि ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है। उसके बाद तुलसी आती है। तुलसी हम सभी को परिचित है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हम तुलसी का प्रयोग भी करते हैं, और तुलसी में यूजेनॉल भी होता है जो डेंटिस्ट में किया जाता है। उसके बाद आता है वचा। मैंने पहले ही आपको बताया, इसमें कैफीन और यूजेनॉल होता है। पुष्कर मूल जो आता है, तो पुष्कर मूल ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन कार्डियक अस्थमा। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ये एयरवेज को क्लियर करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और लंग हेल्थ में यूज़फुल है। उसके बाद आता है विडंग, जिसकी हाईएस्ट एंटीवायरल एक्टिविटी अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस साबित हो चुकी है। उसके बाद आता है गुडुचि। गुडुचि को हम ज्वरघ्न कहते हैं, कफघ्न कहते हैं और विषघ्न भी कहते हैं, और इसके एंटी HIV इफेक्ट साबित हो चुके हैं। और एक दिलचस्प बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि इसका जो IBD पे रिसर्च हुआ है, जयपुर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने किया था। IBD मतलब इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज़। इट वॉज हाईली कंटेजियस डिसीज ऑफ यंग चिकन्स कॉज्ड बाय IBD वायरस। ये भी हाईली कंटेजियस था और इसका स्प्रेड भी वर्ल्ड वाइड हो चुका था। तो यहाँ पे गुडुचि का एक्सट्रैक्ट का यूज़ IBD में हो सकता है, ये इन छात्रों ने साबित किया था। उसके बाद आता है मधुरिका, यानी कि सौंफ, फेनेल सीड। तो ये इसके स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल इफेक्ट अगेंस्ट हर्पीस वायरस एंड पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप 3 वायरस साबित हो चुके हैं। तो इन सभी मेडिसिन्स का हम उपयोग कर सकते हैं। इन सभी मेडिसिन्स को हम कोविड-19 के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नस्य ट्रीटमेंट के बारे में ये बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पे मेडिकेटेड ऑयल जो बताया है उसमें वचा और यष्टि मधु तेल का वापर कर सकते हैं। और आयुर्वेद के चरक संहिता में प्रधमन नस्य भी बताया गया था, जिसमें ज्योतिषमती सीड, मरीच मतलब काली मिर्च और कायफल के चूर्ण का प्रधमन नस्य देने को बताया है। अब ये तो नॉर्मल चिकित्सा हो गई, लेकिन मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी जो मेरे दिमाग में आया, वो ये है कि क्या हम विष से विष की चिकित्सा कर पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद के चरकाचार्य ने बताया है कि स्थावर विष की चिकित्सा जांगम विष से करो और जांगम विष की चिकित्सा जो है वो स्थावर विष से करो। तो इसको ही मैंने और इलाबोरेट करने की कोशिश की, कुछ ढूंढने की कोशिश की। तो ये श्लोक मिला कि विषम अपि अमृतायते, मतलब अगर विष द्रव्यों को, विष मेडिसिन्स को आप योग्य मात्रा में इस्तेमाल करो तो ये दवाई ही साबित हो सकती है। तो इस हिसाब से क्या हम वत्सना, भंगा, धतूर, तंबाकू इनका योग्य मात्रा में प्रयोग कोविड-19 के पेशेंट में कर सकते हैं? शायद कर सकते हैं, लेकिन ये रिसर्च का विषय है। और कुछ बातें, दिलचस्प बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी है। चलिए हम इन मेडिसिन्स की ओर ध्यान देते हैं और इसके स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये है, पहला एरंड है, और आप ध्यान से इसकी तस्वीर को देखना। इसकी जो प्रॉपर्टी बताई गई है, ये कफघ्न है, कृमिघ्न है, ये दीपन पाचन है, विषघ्न है, और कफभूष्ट मतलब जिसका कफ प्रधान दोष हो, ऐसे श्वासकाश में ये उपयुक्त है। मैं वापस कहना चाहूँगी कि कृमि का उल्लेख भी आयुर्वेद में सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आ सकता है, आ चुका है, ऐसे हम मान सकते हैं। उसके बाद आता है धतूर। तो ये भी विषघ्न है, ये भी कृमि का नाश करते हैं, ये भी श्लेष्मघ्न है, ये भी ज्वर में उपयुक्त है।
आप सभी की तस्वीरों पे निश्चित ध्यान दें। उसके बाद आता है कदम्ब। तो ये कदम्ब का प्रभाव ही विषग्न बताया गया है। ये कफ का भी हरण करता है, एडिमा को भी नाश करता है, कास का हरण करता है। आगे जो आता है वो है मुंडी। तो ये रसायन द्रव्य है, ये जीर्ण श्वासकाश में उपयुक्त है, कृमि का नाश करता है, रुद्र दौर्बल्य में उपयुक्त है और ज्वरहर भी है। उसके बाद आता है स्वर्णक्षरी। ये कृमियों का नाश करता है, विष का नाश करता है, कफ का नाश करता है और ज्वर का नाश करता है। जो लता करंज है वो कृमि का नाश करती है, कफ का नाश करती है, ये रक्त शोधक है, ज्वरग्न है एंड बड़ी बात ये है कि इट वर्क्स सिमिलर टू क्विनाइन। उसके बाद आता है दुग्ध फेणी। तो ये दुग्ध फेणी भी भाई कृमिघ्न है, जीर्ण ज्वर में उपयुक्त है, विष विकारों में उपयुक्त है, ये भी रसायन है और कफघ्न भी है। तो अभी जो मैंने आपको चित्र बताए, कुछ वनस्पतियों के बारे में जानकारी दी, तो आप एक बात नोट कर ले कि ये सभी जो वनस्पति है ये कृमि का नाश करती है, ये कफ का नाश करती है, ये श्वासकाश का नाश करती है, ज्वर में उपयुक्त है और सर्वप्रथम बहुत इम्पॉर्टेंट, ये सभी वनस्पतियाँ विषों का नाश कर सकती है, करती है। तो चलो अब इसके स्ट्रक्चर की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। तो उसके पहले हम देखेंगे कोरोना वायरस की तस्वीर। तो ये है कोरोना वायरस की तस्वीर। क्या ऊपर दिखाए हुए तस्वीर और कोरोना की तस्वीर में कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखी? चलो देखते हैं। ये सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। From above photos, we can see the similarity between the structure of coronavirus and the above drugs. The shape जो है यहाँ पे कोरोना वायरस का और एरंड का, धतूर का, कदम्ब का, मुंडी का, वो काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगी कि लेडी फिंगर जो है, ओकरा माने भिंडी, तो वो जो है वो डायबिटीज़ में हम यूज़ करते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि लेडी फिंगर का जो शेप है वो पैनक्रियाज से बहुत मेल खाता है। तो इसका आधार लेते हुए क्या हम इन सभी वनस्पतियों और कोविड-19 के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ सोच सकते हैं? शायद हाँ। COVID-19 affects respiratory system first and surprisingly all above drugs has property to support respiratory system. All above medicines are विषग्न also. तो ये है इन तस्वीरों और कोरोना में इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स। तो ऐसे ही कुछ विष द्रव्यों, विष वनस्पति का उपयोग करके आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ बनाई गई है। शायद वो कोविड-19 के काम आ सकती है। उसमें से है महालक्ष्मी विलास, उसको हमें गुडुचि सत्व के साथ देना होगा। श्वासक कुठार, उसको हमें दाढ़ी मामलेह के साथ देना होगा। और तीसरा है कनकासव, जो हम 10 से 15 ml की मात्रा में दे सकते हैं। तो इस सभी के ऊपर ध्यान देते हुए कोविड-19 को विष से कंपेयर करने के बाद, उनकी सिमिलैरिटी देखने के बाद हमने कुछ ऐसी दवाइयाँ बनाई है जो शायद कोविड-19 के पेशेंट में काम आ सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव ये दो एस्पेक्ट सामने रखते हुए हमने एक इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली दवाई बनाई है, जिसके परिणाम काफ़ी अच्छे हमें मिल रहे हैं। लेकिन जो दवाई हमने कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के लिए बनाई है उसका रिज़ल्ट हम अभी तक देख नहीं पाए हैं, क्योंकि ये हम कोई भी कोविड पेशेंट में इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी ये विनती है कि अगर हम कुछ सैम्पल्स की टेस्ट कर पाए तो हमें ये पता चलेगा कि कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट में इसके रिज़ल्ट मिल रहे हैं या नहीं। अगर हमारी थ्योरी सच साबित हो तो इसके ऊपर जो सोल्यूशन हमने बनाया है तो डेफिनेटली ये वर्कआउट हो सकता है। तो ये जो मेडिसिन्स हमने बनाई है, ये पोटेंटाइज्ड मेडिसिन है, ये लेने में काफ़ी सरल है और कैरी करने में भी सरल है। हमारा ये मानना है कि अगर ये मेडिसिन्स के 2 ड्रॉप्स आप सुबह में और शाम में पेशेंट को दो तो इससे अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। और अगर क्रिटिकल कंडीशन हो तो 3 बार भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगेन आपको विनती करती हूँ कि ये हमें अवेलेबल जल्द से जल्द हो, ताकि हम इन दवाइयों की जांच कर सकें और जल्द से जल्द हम इस कोविड-19 को
कोविड-19 पे काबू पा सके और अपनी खुशहाल ज़िंदगी वापस शुरू कर सके। थैंक यू।